Good morning, everyone. Today we start chapter number 4 of entrepreneurship development. Entrepreneurship development का that means ED का आज चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नंबर 4 में पार्ट 1 हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू सेटअप स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस. आपने एक स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को सेटअप करने के लिए, लगाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है. फर्स्ट पॉइंट आपका आता है सिलेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट. सबसे पहले कि जो भी काम आप करने जा रहे हो उसको सेलेक्ट करना. सेलेक्ट करने में सबसे पहली बात किसकी आती है? प्रोडक्ट और सर्विस सिलेक्शन में. क्योंकि जो भी काम आप कर रहे हो या तो आप वहाँ पर किसी ना किसी तरह का सामान बनाओगे और या फिर आप किसी ना किसी तरह की उनको सर्विस प्रोवाइड करोगे. तो प्रोडक्ट और सर्विस सिलेक्शन में हमें किन बातों को ध्यान में रखना होता है? बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस, कि आपको किसी तरह का एक्सपीरियंस है या नहीं है. टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं है, उस प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज आपको है या नहीं है. मार्केटेबिलिटी प्रोडक्ट और सर्विस की कैसे करनी है. इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी क्या होगी. प्लांट एंड मशीनरी अवेलेबल होगा, कहाँ से होगा. रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए और कहाँ कहाँ से अवेलेबल होगा. प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ कौन कौन सी अवेलेबल हैं या कौन कौन सी आपको चाहिए. इन बातों को ध्यान में रखना है. अब फर्स्ट पॉइंट में ही सेकंड पार्ट क्या आता है? लोकेशन. कि जो भी सेटअप आप करना चाहते हैं उसकी लोकेलिटी क्या होगी, उसका लोकेशन क्या होगा. आपका जो मार्केट शेयर है, मार्केट एरिया है, वो क्या होना चाहिए. रॉ मटेरियल कहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, या फिर ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपर अवेलेबल हैं या नहीं है. या जिस भी एरिया में आप सेटअप करने जा रहे हो वहाँ पर किस तरह के इंसेंटिव्स और कंसेशंस आपको दिए जाते हैं. या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी किस तरह की अवेलेबल है. अवेलेबिलिटी ऑफ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपने सोचा है, क्या उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अवेलेबल है या नहीं है. सूटेबल फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल है या नहीं है. या जो भी प्रमोटर है, किसी भी कंपनी को हम सेटअप करते हैं तो वहाँ पर प्रमोटर की कन्वीनियंस है या नहीं है. तो फर्स्ट पॉइंट, जिस टाइम पर हम प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते टाइम हमने अभी तक 2 पॉइंट डिस्कस किए, जिसमें हमने पहला लिया कि किस तरह के प्रोडक्ट और सर्विस हम बनाना चाहते हैं और उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं. दूसरा, जहाँ पर या कहाँ पर हम अपना बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं, जहाँ पर भी सेटअप करना चाहते हैं, क्या हमें वहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी या नहीं होगी. अब तीसरा पॉइंट आता है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडी. फिजिबिलिटी का मतलब क्या है? दैट मीन्स एनालिसिस. आप अपने प्रोजेक्ट की डेप्थ स्टडी करते हैं हर एक फैक्टर को ध्यान में रखते हुए. अब यहाँ पर हमने फैक्टर्स को मेन 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया. मार्केट को ध्यान में रखते हुए, टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, फिनेंस को ध्यान में रखते हुए, इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए, और हमें इकोलॉजिकल मतलब पॉपुलेशन को भी ध्यान में रखते हुए हमने स्टडी किया. अब 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे कि ये जो मार्केट एनालिसिस है, मार्केट एनालिसिस आपको क्या बताता है. ये आपको बताता है कि एक मार्केट की एग्रीगेट डिमांड क्या है, या मार्केट शेयर क्या है उस प्रोजेक्ट का, या मार्केट में कंजप्शन ट्रेंड्स क्या हैं, पास्ट या प्रेजेंट सप्लाई पोजीशन क्या है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या है, कंपटीशन का स्ट्रक्चर क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहती है, या कंज्यूमर बिहेवियर या मोटिवेशन, एटीट्यूड, प्रेफरेंसेस क्या हैं. ये सब हम मार्केट के बारे में स्टडी करते हैं. दैट इज़ नोन एज मार्केट एनालिसिस. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट आता है टेक्निकल एनालिसिस. टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? मेनली इसका जो क्रक्स है वो मैं एक लाइन में आपको बता रही हूँ. ये बेसिक स्टडी करने का मेन मोटिव क्या होता है? टू प्रिडिक्ट प्राइस मूवमेंट्स बाय एग्जामिनिंग हिस्टोरिकल डेटा. यहाँ पर हम प्राइस मूवमेंट्स को एग्जामिन करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, जहाँ पर हम पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखते हुए. तो टेक्निकल एनालिसिस में हम कुछ प्रिलिमिनरी टेस्ट कंडक्ट करते हैं. हम इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को कैरी ऑन करते हैं. मशीन्स, इक्विपमेंट्स एप्रोप्रिएट जो आपने चूज़ किए हैं वो सही हैं या नहीं है. या फिर जो भी कंपनी में काम किया जा रहा है, जो भी सेलेक्टेड स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो सही काम कर रहा है या नहीं. जो आपने सोचा है कि रॉ मटेरियल, पावर, इनपुट आपने सोचा है कि अवेलेबल हो जाएंगे, उस तरह से अवेलेबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? टेक्निकल एनालिसिस. थर्ड पॉइंट आता है फिनेंशियल एनालिसिस. फिनेंशियल एनालिसिस जो आपको नाम से ही पता चल रहा है, दैट मीन्स दैट इज़ रिलेटेड टू फिनेंस, कि इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आपने जो सोचा है वो कहाँ से पूरा होगा.
मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, हमारा कैश फ्लो कैसा होगा, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स क्या होंगी, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन को हमें किस तरह से प्रोजेक्ट करना है, या लेवल ऑफ रिस्क कैसा होगा, या उस रिस्क को हमें किस तरह से रिकवर करना है। इस तरह की चीज़ों को जो हम एनालाइज करते हैं वो टॉपिक किस में कंसिडर किए जाते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस में। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस का मतलब क्या है, यहाँ पर हम इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए मैं एक पॉइंट आपको यहाँ पर बता रही हूँ। इकोनॉमिक्स में आप एक थ्योरी भी पढ़कर आए हैं, दैट इज़ अ सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, कि जो भी हमारे कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस हैं उनको ध्यान में रखते हुए कि कॉस्ट कितनी है और उससे बेनिफिट्स हमें कितने हो रहे हैं। क्लियर। तो ये बातों को ध्यान में रखते हुए हम जो एनालिसिस करते हैं दैट इज़ नोन एज इकोनॉमिक एनालिसिस। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी। अब जो भी काम हम करने जा रहे हैं उससे कितने प्रॉफिट्स होंगे जिससे वो इकोनॉमी के लिए भी बेनिफिशियल रहे और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। ये जो हम जितना भी जीडीपी, नेशनल इनकम पढ़ते हैं, उन सब टॉपिक को हम जो स्टडी करते हैं वो सब कहाँ पर आते हैं, इकोनॉमिक एनालिसिस में। क्लियर। लास्ट आता है इसमें इकोलॉजिकल एनालिसिस। हमारी इकोलॉजी के पे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी जो हमारी जो नेचुरल जो नेचर है, क्या उसको हमारी कंपनी जो हम काम कर रहे हैं वो किस तरह से अफेक्ट कर रही है, क्या एनवायरनमेंट को किसी तरह से डैमेज किया जा रहा है, या जितने भी एफ्लुएंट्स हमारी कंपनी से, हमारी इंडस्ट्री से निकल रहे हैं उसको किस तरह से मैनेज किया जा रहा है। ये बातों को जो हम ध्यान में रखते हैं दैट इज़ नोन एज इकोलॉजिकल एनालिसिस। इन शॉर्ट मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ, यहाँ पर इकोलॉजिकल एनालिसिस में हम स्टडी करते हैं कि जो भी सेटअप हमने लगाना है उसका इम्पैक्ट पॉपुलेशन हेल्थ पर क्या पड़ेगा। क्लियर। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए। 3 पॉइंट्स में नंबर 1 प्रोडक्ट और सर्विस सिलेक्शन, सेकेंड पॉइंट लोकेशन, एंड नंबर 3 प्रोडक्ट फिजिबिलिटी स्टडी। अब फिजिबिलिटी को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। 5 पार्ट्स कौन कौन से थे आपके, नंबर 1 मार्केट को स्टडी किया आपने, टेक्निकल एनालिसिस किया, नेक्स्ट फाइनेंशियल एनालिसिस किया आपने, इकोनॉमिक एनालिसिस, एंड लास्ट वन इज़ इकोलॉजिकल एनालिसिस। ये आपने थर्ड पॉइंट में आपने ये 5 पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए स्टडी किया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है डिसाइड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी आपने सेटअप लगाना है, चाहे वो स्मॉल स्केल है चाहे वो लार्ज स्केल है। स्मॉल स्केल है तब भी आप कुछ ना कुछ ऐसा देखते हो कि मेरा जो भी बिज़नेस है वो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, पार्टनरशिप होगा, या प्राइवेट कंपनी अनलिमिटेड होगा, या लिमिटेड बाय शेयर्स होगा, या लिमिटेड बाय गारंटी होगा, पब्लिक कंपनी होगा, या कोऑपरेटिव्स होगा। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किए हैं, कंपनी लॉ में आप एक बार नहीं 2-3 बार ये टॉपिक को पढ़कर आए हो और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये सब अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो 2 और 3 लाइन्स में आप इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर। अब आता है थर्ड पॉइंट, अरेंजिंग फिनेंस। फर्स्ट पॉइंट में आपने स्टडी किया था कि मेरा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना, दूसरे में किस तरह का होना चाहिए ये आपने कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड किया। अब तीसरा, बिज़नेस को रन करने के लिए आपको फिनेंस अरेंज करना है। वो फिनेंस अरेंज करने के लिए आप कुछ बातों को ध्यान में रखोगे, जैसे कि लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म लोन चाहिए तो वो कहाँ से कैसे रिक्वायरमेंट पूरी होगी, शॉर्ट टर्म और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स मेरी कितनी होंगी और कैसे पूरी करनी है, रिस्क कैपिटल, सीड कैपिटल, ब्रिज लोन। रिस्क कैपिटल आप सबको पता होगा, रिस्क कैपिटल क्या होता है कि जब एक बिज़नेस को हम सेटअप करते हैं और जब सेटअप करते हैं तो वहाँ पर हमें ये नहीं पता होता कि हमें प्रॉफिट्स होंगे या लॉस भी हो सकता है। तो जब आप एक कैपिटल को लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से जो रिटर्न्स आपको आने हैं तो फर्स्ट स्टेप के लिए वो रिटर्न्स क्या माने जाते हैं, रिस्क कैपिटल। जो इक्विटी पार्टिसिपेशन हम जिसको मेनली बोलते हैं एग्जाम्पल के लिए, इक्विटी पार्टिसिपेशन में क्या है कि आपके पास वोटिंग राइट्स तो हैं
पर आपके पास डिविडेंड, प्रॉपर डिविडेंड और फिक्स्ड डिविडेंड नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्क कैपिटल। नेक्स्ट इज आता है सीड कैपिटल। सीड कैपिटल मेनली होते हैं जो आपने नया सेटअप जो भी लगाना है उसके लिए जो कैपिटल आपने अरेंज करना होता है। हेड के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो वेंचर कैपिटल का नाम भी आपने सुना है। तो वेंचर कैपिटल किस में आता है, सीड कैपिटल में। कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो उस टाइम पे हम जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं दैट इज़ नोन एज सीड कैपिटल। नेक्स्ट इज़ ब्रिज लोन। ब्रिज लोन का मतलब क्या होता है, ब्रिज का मतलब आप सबको पता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में अगर कोई गैप आ रहा है और वो गैप किससे रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, तो उस फाइनेंस को अरेंज करने के लिए जो भी हम नेसेसरी स्टेप्स लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिज लोन। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि अगर आपने किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी भी कमर्शियल बैंक से किसी भी तरह का कोई भी लोन लेना है तो पहले आपको फॉर्मल एप्लीकेशन लिखनी होती है, फॉर्मल एप्लीकेशन सबमिट करानी होती है। और जब वो फॉर्मल एप्लीकेशन असेसमेंट के बाद सेंक्शन हो जाती है, अप्रूव भी हो सकती है और रिजेक्ट भी हो सकती है। सेंक्शन होने के बाद ही आपको लोन दिया जाता है। क्लियर, ये था अरेंजिंग फाइनेंस में। नेक्स्ट आता है यूनिट डेवलपमेंट। अब आपने सोच लिया क्या सेटअप होगा, दैट इज़ अ सिलेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट। सेकंड पॉइंट में आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा। थर्ड पॉइंट में आपने देखा कि फिनेंस कैसे अरेंज करना है, वो आपने किया। अब फोर्थ स्टेप में आता है यूनिट डेवलपमेंट। यूनिट डेवलपमेंट में कि जो भी सेटअप आपने लगाना है उसको डेवलप कैसे करना है। डेवलप मतलब कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। कंस्ट्रक्शन का ध्यान, कंस्ट्रक्शन में एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट पॉइंट, गेटिंग द यूटिलिटी कनेक्शन। यूटिलिटी कनेक्शन में मैंने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया पावर एंड वाटर। यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस होता है, अब आपको पता है कि खाली बिल्डिंग बनाने से तो काम नहीं चलेगा, वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए और वाटर सप्लाई भी चाहिए। तो ये जो हम अदर कनेक्शंस, नेसेसरी कनेक्शंस वहाँ पर लाने की बात करते हैं और कैसे लेकर आने हैं, उसके लिए जो स्टेप्स फॉलो करते हैं वो कौन से हेड में आते हैं, गेटिंग द यूटिलिटी कनेक्शन। अब नेक्स्ट मेन थर्ड पॉइंट क्या आता है, गेटिंग 3 M's राइट। अब मनी वाली बात तो अभी तक हमने अरेंजिंग फाइनेंस में कर ली, अब हमारे 3 M और रह गए। वो 3 M क्या है कि प्रॉपर मैन का होना, प्रॉपर स्टाफिंग होना ज़रूरी है, प्रॉपर मशीनरीज़ का होना ज़रूरी है, और जो भी रॉ मटेरियल हमें चाहिए वो मटेरियल को प्रोक्यूर, प्लान, मैनेज कैसे करना है, उन सब के बारे में भी सोचना, दैट इज़ नोन एज यूनिट डेवलपमेंट। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर 5, दैट इज़ अ फाइलिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम। यहाँ पर क्या है कि आप एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं जिसमें आप मेमोरेंडम, सबको पता है कंपनी लॉ में आप पढ़कर आए हैं कि जो मेमोरेंडम होता है उसमें आप मेंशन करते हैं कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, कंपनी में काम क्या किया जाएगा, कंपनी में किस तरह की प्रोडक्शन, किस तरह का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर या किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये सब चीज़ें हम किस में फॉलो करते हैं, मेमोरेंडम में फाइल करते हैं। अब यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि आपकी बुक में पॉइंट्स दिए गए हैं। क्लियर। चैप्टर नंबर 4 का ये टॉपिक है। चैप्टर नंबर 4 में टॉपिक दिया गया है प्रोसीजर फॉर फाइलिंग मेमोरेंडम, जिसमें ये बताया गया है कि जब भी आप मेमोरेंडम फाइल करते हैं और अगर आपको ऑनलाइन फाइल करना है तो सबसे पहले आप डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से। डाउनलोड करने के बाद आप उसकी हार्ड कॉपी, जैसे कि आप सबको बहुत अच्छे से पता है, अब रजिस्ट्रेशन भी अगर आप एडमिशन लेने के लिए कराते हो तो पहले आप ऑनलाइन रजिस्टर करते हो और उसकी हार्ड कॉपी निकालते हो। तो ऐसे ही यहाँ पर मेमोरेंडम के लिए भी क्या है कि आप इसको डाउनलोड करते हो इंटरनेट से, उसकी हार्ड कॉपी निकालते हो। हार्ड कॉपी निकालने के बाद आप डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में उसको सबमिट कराते हो। सबमिट कराने के बाद अब यहाँ पर बताया गया कि कौन कर सकता है ये स्मॉल स्केल या माइक्रो स्केल एंटरप्राइज अगर इस्टेब्लिश करना हो तो कोई भी पर्सन कर सकता है। उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, उसको पूरा करना होता है। अब यहाँ पर जब मेमोरेंडम में आप सारे कोड्स फिल कर देते हो, एक नंबर अलॉट किया जाता है, दैट इज़ अ EM नंबर। EM नंबर अलॉट होता है, आप सारे रिकॉर्ड्स अपने पास रखते हैं, उसको प्रॉपरली साइन कराया जाता है और उसके साथ जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अटैच कर दिया जाता है। उसकी जो कॉपी है वो फॉरवर्ड कर दी जाती है एंटरप्रेन्योर्स को, जिसमें EM नंबर भी जो आपको अलॉट किया गया वो उसमें मेंशन किया जाता है। एक कॉपी
हम एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम को EM नंबर के साथ दे देते हैं और दूसरी कॉपी जो है वो हम जॉइंट डेवलपमेंट कमिश्नर को भी सेंड कर देते हैं। अगर यहाँ पर मैंने बताया ना 2 तरह का काम है, सर्विस से रिलेटेड भी हो सकता है और प्रोडक्शन से भी रिलेटेड हो सकता है। तो जिस भी तरह का आपने सर्विसेज देनी है, अगर आप उसमें किसी भी तरह के कोई भी चेंजेस लेकर आ रहे हैं, आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट में चेंज किया है तो वो भी आपने 1 मंथ के अंदर इन्फॉर्म करना है। प्रोडक्ट और सर्विस में अगर आपको चेंजेस लेकर आ रहे हो तो वो भी आपने रिटर्न में 1 मंथ के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर को इन्फॉर्म करना होता है। ये सब रिकॉर्ड्स आपने अपने पास भी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली हो चाहे वो फिज़िकल फॉर्म में हो, मतलब कहने का मतलब कि ये सब काम आपके पास इन राइटिंग सारे के सारे रिकॉर्ड मेंटेन होने ज़रूरी हैं। ये था मेमोरेंडम को फाइल करने का। अब नेक्स्ट आता है अप्रूवल का। अप्रूवल में क्या है कि जितने भी, अब मैं यहाँ पर एग्जांपल देकर आपको बता रही हूँ कि बैंकिंग को रेगुलेट करने के लिए आपने लॉज कौन से कंडक्ट किए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के, क्लियर। इंश्योरेंस को फॉलो करने के लिए IRDA। अब यहाँ पर कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स बनाए गए हैं। कोई भी SSI यूनिट है, आपने उसको रन करने के लिए कॉम्प्लाई करना है जितने भी रेगुलेशंस उस टाइम पर फोर्स में हो। फोर्स में मतलब कि जो भी उस टाइम पर चल रहे हैं वो सब आपने फॉलो करते हुए SSI यूनिट को रन करना है। अब नेक्स्ट आता है क्लियरेंसेस। क्लियरेंसेस का मतलब क्या है कि परमिशन दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड यूनिट ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। जो भी आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है या कर रहे हो, उसके कुछ क्लियरेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियरेंस का मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक मेडिकल शॉप ओपन करनी है तो क्या हर एक पर्सन मेडिकल शॉप ओपन कर सकता है? नहीं। मेडिकल शॉप वही ओपन कर सकता है जिसके पास उसका लाइसेंस होगा। तो यहाँ पर कुछ बताए गए हैं कि किस किस तरह की एलिजिबिलिटीज़ हैं। जैसे कि आपने अगर प्रिंटिंग प्रेस ओपन करना है तो वहाँ पर आपके पास परमिशन होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की। अगर आप कोल्ड स्टोरेज कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास डेजिग्नेटेड ऑफिशियल इन स्टेट की परमिशन। पेस्टिसाइड सेंट्रल स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल है तो ड्रग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए स्टेट ड्रग कंट्रोलर का। हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस हैं तो लाइसेंस फ्रॉम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का होना चाहिए। ये कुछ परमिशंस हैं कि अगर आपने इस लाइन में काम करना है तो ये परमिशंस आपके पास होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट आता है क्वालिटी सर्टिफिकेशन। क्वालिटी सर्टिफिकेशन का मतलब क्या है? अब आप देख रहे हैं कि ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी हो चुकी है। हमारी इकोनॉमी ने सिर्फ एक इकोनॉमी के लिए काम नहीं करना है, पूरे वर्ल्ड के लिए काम करना है। तो वहाँ पर क्वालिटी सर्टिफिकेशन जो है वो फुट होल्ड बन चुकी है। अगर आपने एक क्वालिटी ऑफ लाइफ या क्वालिटी ऑफ बिजनेस अगर आपको चाहिए तो वहाँ पर क्वालिटी सर्टिफिकेशन का होना ज़रूरी है। इसके लिए SSI यूनिट में टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट किया गया। SSI यूनिट को एनकरेज किया गया कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करो, किसमें? क्वालिटी अवेयरनेस में और लर्निंग प्रोग्राम्स में, जहाँ पर आप ये बेनिफिट भी गेन कर सकते हैं। क्लियर? आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था हाउ टू सेटअप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए आपने 8 पॉइंट डिस्कस किए हैं, 8 पॉइंट, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आपका क्या था कि आपने प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपने क्या पढ़ा? प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद जब आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद आप क्या डिसाइड करते हैं? डिसाइड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड हो गया तो आपने किसको डिसाइड किया कि फाइनेंस अरेंज कैसे करना है। फाइनेंस अरेंज होने के बाद यूनिट को डेवलप कैसे करना है। यूनिट को डेवलप करने के बाद आपने मेमोरेंडम कैसे फ़ाइल करना है। मेमोरेंडम फ़ाइल करने के बाद अप्रूवल्स कौन कौन सी होनी चाहिए, क्लियरेंसेस क्या होने चाहिए, और लास्ट पॉइंट क्या था आपका? क्वालिटी सर्टिफिकेशन होता क्या है और क्वालिटी सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। ये था आपका टॉपिक। कल हम नेक्स्ट वीडियो इसकी डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 का ही पार्ट होगा वो। क्लियर? अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी पॉइंट आप दोबारा पूछना चाहते हो तो आप प्लीज़ मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। क्लियर? ओके, थैंक यू।